नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर संगीता झा की कहानी गाभिन। तो आइए सुनते हैं कहानी। अपने हाथ में रिपोर्ट देख दिल बैठ सा गया। पता नहीं मन भारी होने की बजाय कुछ गुनगुनाने को कर रहा था। रात से ही मैं किसी अनिष्ट की आशंका से घिरी थी। लैब से रिपोर्ट लेने के बाद मैं वहीं ठहर सी गई। लैब रिपोर्ट देने वाले ने जरा जोर से कहा, मैडम कांग्रेचुलेशंस। अब हटिए, दूसरे लोग भी लाइन में हैं, उन्हें भी अपनी रिपोर्ट लेनी है। एकदम से मैं जैसे निद्रा से जागी। सॉरी कहते हुए कतार छोड़ी और जल्दी से घर की ओर निकल पड़ी। ये तो उसने दोबारा पेशाब लैब में टेस्ट के लिए दी थी। घर पर तो प्रेगनेंसी किट लाकर कल खुद ही टेस्ट किया था, लेकिन ये गलत भी हो सकता है सोच आज दोबारा लैब में दिया। हालांकि मैं भी जानती थी कि लैब में भी किट की मदद से ही करते हैं। अब मैं बाहर के बजाय ज्यादा अंदर लौटे जा रही थी। मन स्मृतियों के खंडहरों में दौड़ रहा था। कई कई कोटरों में जाता, कुछ यादें समेटता और फिर रिपोर्ट देख सहम जाता। ये गाभिन शब्द बचपन से ही बड़ा फैसिनेटिंग सा था। आसपास कोई जानवर जैसे गाय या भैंस प्रेग्नेंट होते तो उसे बोलचाल की भाषा में गाभिन होना कहते थे। गाभिन शब्द भी शायद गर्भ से ही आया होगा। मैं बड़ी खुश हो जाती, उस गाभिन गाय से घंटों बात करती, उसके चारों तरफ चक्कर काटती। डर भी नहीं लगता कि वो लातें मारेगी। पशु भी कोई मूर्ख थोड़े ही होते हैं। मैं खूब उससे अजन्मे बच्चे के बारे में बात करती। गाय बीच में अम्बा कर चिल्लाती तो लगता वो भी खुशी जाहिर कर रही है। मैं उसका पेट छूती तो वो भी मुझे चाटने की कोशिश करती। मैं अपना पेट छू गाय से कहती, पता नहीं कब गाभिन होंगी, मैं भी बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। गाय भी शायद घूर कर मुझे देखती और फिर धीरे से अम्बाती, जिसका मतलब शायद यह होता, चल पगली। मुझे लगता गाय सिर्फ देना जानती है, जब खुश तो दूध और नाराज तो गोबर। लेकिन गाभिन गाय तो दूध भी नहीं देती थी। इससे सब उसके बच्चा आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन मैं गाय के पास ही बैठी हुई थी कि अचानक मेरी आंखों के सामने एक रहस्यमय दृश्य घटा। मैं स्तब्ध देखने लगी। गाय के पिछले अंग से उसके बच्चे का सिर और दो पैर हवा में झूल रहे थे, किसी लिसलिसे पदार्थ से लथपथ। एक मूक पशु ने मेरे सामने इस तरह मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि बच्चा कैसे होता है। मैं जाने कब से इस प्रश्न से जूझ रही थी। उसके बाद जाने कितने दिनों तक झुक झुक कर अपना निचला भाग देखने की कोशिश करती रही कि मेरा बच्चा कहां से निकलेगा। पता नहीं, जिज्ञासा में अम्मा से पूछ बैठी, अम्मा मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, जब मैं गाभिन होंगी तो मेरा बेबी भी पॉटी की जगह से कैसे निकलेगा। अम्मा हंस दी और उन्होंने अपना पेट का कटा निशान और नाभि दिखाकर कहा, हमारे बच्चे यहां से निकलते हैं। तब जाकर इस बेचैन मन को शांति मिली। पूरी रात सपने में अपने बच्चे को कभी पेशाब तो कभी पॉटी में सना पाया। गाय के बच्चे की तरह लिसबिसा पदार्थ तो दिखा ही नहीं। पेट से निकलेगा तो कहीं खाना तो नहीं चिपका होगा। बाल मन में नाना प्रकार के प्रश्न और खुद ही उनका उत्तर। ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई, गाभिन होने की इच्छा उतनी ही बढ़ती गई और उसके बाद गोद में प्यारा सा बेबी। छुटपन में खेल भी, फ्रॉक के अंदर एक कपड़ा लपेट प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग, फिर एक डॉल का जन्म। दौड़ दौड़ कर कई बार वॉश बेसिन में उल्टी करने की जबरदस्त कोशिश भी की। ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई, त्यों-त्यों धीरे धीरे समझ आने लगा कि ना तो पेट में कपड़ा बांधने से और ना ही परियों की कृपा से बच्चे पैदा होते हैं। जिस दिन ये भेद खुला, सारी रात रोती रही कि मुझे अव्वल शादी करनी पड़ेगी। न केवल शादी, छी छी, उसके बाद की तो बात सुनकर रोने रोने सी हो गई। ये सारी बातें एक सहेली ने बताई, जिसने अपने भाई भाभी के कमरे के सुराग से एक बार झांक कर देख लिया था। मुझे तो सिर्फ पढ़ाई में दिलचस्पी थी और सपना बेबी था,
इससे कभी किसी लड़के पर ध्यान ही नहीं गया। समझ के साथ पाया कि गाभिन वही लड़कियां या स्त्रियां होती हैं जो शादीशुदा होती हैं। तब जाके लगा कि सखी ठीक कह रही थी कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी की नहीं, एक लड़के की जरूरत होती है। पागलपन सिर्फ यही नहीं खत्म होता था। कई बार अपने छोटे छोटे स्तनों से अपनी डॉल को अपना दूध पिलाने की कोशिश भी की और उतना ही संतोष हुआ जो मैंने गाय की आंखों में अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए देखा था। कहीं भी किसी का बच्चा देखती उससे खेलने लगती। बच्चों के प्रति लगाव उम्र के साथ कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। बचपन में खेल भी मम्मी डैडी और बच्चे वाले ही होते थे। एक छोटा सा बच्चा और मैं उसकी माँ, रेत मिट्टी तकिए और कभी तो घर के टेबल कुर्सी लेकर न जाने कितने आशियाने बनाए, पर सब में मेरे बच्चे का कभी रुमाल तो कभी चादर से झूला जरूर बना। चिड़ा चिड़ी के घोंसले बनते देखती और ढेरों सपने बुनती। वो अलग ही दुनिया लगती जहां दोनों अपने अंडों को बड़े प्यार से देखते और वो अंडे मुझे अपने से लगते। लगता झट से पेड़ पर चढ़ूं और अंडों को छाती से लगा लूं। घंटों निहारती रहती, पेड़ से बातें करती, कहती बच्चों को देखना, हिलना मत, देखो मम्मी पापा दोनों बाहर गए हैं इन बच्चों के, घोंसला टूटना नहीं चाहिए। चिड़ा चिड़ी मुझसे ज्यादा समझदार थे। उन्होंने अपना आशियाना एक ऐसी मजबूत डाल पर बनाया था जिसे हिलाना नामुमकिन था। लेकिन एक दिन पता नहीं कहीं से एक सांप बगीचे में आया और ऊपर डाल पर चढ़ सारे अंडे खा गया। मैं तो दहाड़े मारकर रोने लगी। किसी तरह अम्मा ने चुप कराया। सारी रात पेट में दर्द होता रहा, मानो मेरे ही बच्चों को किसी ने खा लिया हो। रिश्तेदारी में कोई भी स्त्री गर्भवती होती उससे ज्यादा मुझे खुशी होती। लगता आहा अब एक बेबी आएगा, मैं उसे गोद में लूंगी। एक बार मेरी मौसी प्रेग्नेंट हुई तो मुझे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। रात दिन मौसी के आसपास घूमती रहती। मौसा जी से ज्यादा मैंने मौसी का पेट छुआ और अजन्मे बच्चे से घंटों बातें की। हालांकि मौसी मुझे कभी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अम्मा का अपने मायके के लिए एक विशेष प्रेम था। मौसियों के आने से अम्मा का ध्यान मुझसे हट अपनी बहनों पर चला जाता था, जो मेरे लिए ईर्ष्या का कारण था। इस बार तो अम्मा भी अचंभित थी कि मैंने ही मौसी को अपने घर लाने की जिद की थी। मैं मौसी और उनके उभरते पेट का बड़ा ध्यान रखती थी। कई बार मौसी की नाभि और पेट साफ करती कि बेबी यहीं से बाहर आएगा। मेरी इस नादानी पर मौसी मुस्कुरा देती थी। सबसे कहती फिरती कि मेरी मौसी गाभिन है। अम्मा डांटती, पागल कहीं की, गाभिन शब्द तो गाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरी बहन तो इंसान है। पापा भी हंसते हुए मुझे समझाते, बेटा पढ़ाई में मन लगाओ, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बचपन से बाहर आने पर कभी कोई क्रश हुआ तो सपने में भी 3 लोग दिखते थे, मैं, वो और हमारा बेबी। रात भर करवटें बदल बदल सपनों में भी अपने बेबी को सुलाती थी। पहली बार जब मैं रोहित से मिली तो भी मैंने घर और बच्चे की बातें की। रोहित झल्लाया, आर यू मैड? फॉर मी मैरिज इट सेल्फ इज डिफिकल्ट एंड यू आर टॉकिंग ऑफ चिल्ड्रन। कुछ खिसकी हुई हो पर हो इंटरेस्टिंग। वो हंसने लगा और बोला, मैं तो क्या क्या सोच के आया था, तुम्हारी तारीफ करूंगा, खासकर तुम्हारे गालों की डिंपल की, तुम्हारी सादगी की। एनीवेज, पहले प्यार करेंगे फिर देखेंगे, बच्चे तो हो ही जाएंगे। फिर ठहाके मारकर हंसने लगा। जब तक मैं उसके साथ बैठी थी बार बार अपने पेट पर हाथ फेरती रही, मानो उसे सांत्वना दे रही हूं कि अब वो दिन दूर नहीं जब मैं भी गाभिन होऊंगी। ये सोच ही मेरे स्तनों को टाइट कर देती और लगता कि कोई बेबी उन्हें अपने नन्हे पैरों से लात मार रहा है। रोहित बहुत ही समझदार और चाहने वाला मंगेतर साबित हुआ। सगाई और शादी के बीच के सपनों में रोहित कहीं थे ही नहीं। बस था तो मेरा बेबी। कभी रोता, कभी मेरे स्तनों से दूध पीता तो कभी सब बाहर निकालता।
मैं ऐसे सपने देखने वाली शायद पहली औरत थी। रोहित तो कभी कभी हैरान हो जाते कि इस पगली से बात करें भी तो क्या करें। हम कहीं घूमने भी जाते तो मेरी नजर सिर्फ किसी न किसी छोटे बच्चे पर अटक जाती और मैं रोहित से कहती, हमारा बेबी भी ऐसे ही होगा। रोहित हंसता और कहता, पगलेट, बिना शादी के ही, बड़ी फास्ट है। इफ यू डोंट माइंड, आई एम ऑलवेज रेडी। मैं सचमुच पगलेट उसका इशारा ही नहीं समझती। घर वाले भी समझते कि मैं बड़ी खुश हूं और रोहित से शादी के लिए बेताब। मगर यहां तो बेताबी बेबी के लिए थी, ना कि रोहित के प्यार के लिए। सगाई और शादी के बीच का वक्त बेबी के सपने देखने में ही बीत गया। कितनी मूर्ख थी। मैं समझती थी कि यूं हुई शादी और फट से पेट में बेबी और मैं गाभिन। मुझे गोद से ज्यादा पेट के बेबी में ज्यादा रुचि थी। बड़ी धूमधाम से मेरी शादी हुई और हमेशा के लिए अपना मायका छोड़ मैं रोहित के पास आ गई। फेरे लेते हुए ही मेरा काल्पनिक बेबी पेट में हिचकोले ले रहा था, तो घर पहुंच मैं अपनी कल्पनाओं में सचमुच गाभिन हो गई। रोहित बहुत ही समझदार थे। मेरे अंदर की पगली बच्ची को शादी के पहले ही पहचान गए थे। उन्हें मालूम था कि पति पत्नी के बीच के शारीरिक प्यार का मुझे इल्म भी नहीं था। पहली रात एक कमरे में हमने मित्रों की तरह गुजारी। रोहित सारी रात मेरे बालों को सहलाते रहे, पर मुझमें जरा भी उत्तेजना नहीं हुई। ठीक सदमा की श्रीदेवी की तरह मैं उनकी बाहों में लिपट कर सो गई। रोहित ने मेरे माथे को बीच बीच में चूमा और सारी रात बाहों में घेर आश्वस्त भी किया। मैंने तो बिना कुछ किए ही दूसरे दिन से अपने पेट के अंदर बेबी को महसूस किया। जब मैंने रोहित से अपने पेट को छू बेबी को महसूस करने की बात की तो वो हंसने लगे और कहा, तुम क्या कुंती हो मैडम? धीरे धीरे मुझे पति पत्नी के रिश्ते और प्यार से अवगत कराया गया। पहले पहले तो बहुत तकलीफ भी हुई और बाद में मैंने प्रक्रिया में सिर्फ बेबी पाने के लिए हिस्सा लिया। लेकिन हाय री किस्मत, कितने महीने बीत गए। हर माहवारी के पहले मैं आशावान रहती और माहवारी बीत जाने पर मायूस। रोहित बहुत समझाते, सारे टेस्ट भी करवाए, सब नॉर्मल। कभी कभी मन करता इससे अच्छा तो मैं गाय होती, झट से गाभिन हो जाती। वहां तो शादी की भी जरूरत नहीं थी। अब तो लोगों ने भी पूछना शुरू कर दिया था। मैं परेशान होती तो रोहित समझाते, मुझे नहीं जरूरत है किसी और की, मैं और तुम काफी हैं जीने के लिए। अचानक जिंदगी ने एक कहर ढा दिया। दफ्तर से आते हुए रोहित की कार का ब्रेक फेल हो गया और कार खंबे से टकरा गई। रोहित को इतनी चोटें आई कि अस्पताल पहुंचने के पहले ही अत्यधिक खून बहने से रोहित परलोक सिधार गए। मैं अकेली हो गई, लेकिन रोहित के दोस्तों ने मुझे संभाल लिया। उनके ही ऑफिस में मुझे पीए की नौकरी मिल गई। रोहित के बिना जिंदगी थी तो बड़ी कठिन, लेकिन गुजारनी तो थी ही। भाई अपने साथ ले जाने की बात भी कह रहा था, लेकिन शादी के बाद बनी सहेलियों ने समझाया कि भाभी की नौकरानी बनने से कहीं अच्छा है खुद नौकरी कर सम्मान की जिंदगी जीना। मेरा और रोहित का वैवाहिक जीवन 7 वर्षों का था। सब कुछ बहुत अच्छा था। कमी केवल मेरा सपना पूरा न हो पाने की थी। मेरे लिए रोहित ही बेबी बने हुए थे। उनकी मौत के साथ मेरे बेबी के सपने का भी अंतिम संस्कार हो गया। अब काम और कुछ अच्छी सहेलियों के बीच जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। बचपन से ही मैं विदुषी थी, लेकिन बेबी के सपनों में उलझकर मैंने अपनी क्रिएटिविटी को ताला लगा दिया था। अब दफ्तर के सारे काम मैं बड़ी तत्परता से कर रही थी। इस फाइनेंस ऑफिस में सबकी चहेती बन गई। सारे ऑफिस में तितली सी चहकती रहती थी। मेरे बॉस गंजू सर कभी रोहित के भी बॉस कम फ्रेंड और मेंटर हुआ करते थे। श्रीमती गंजू और बच्चों की भी मैं चहेती थी। उन लोगों ने मुझे न केवल सर उठाकर जीना सिखाया, बल्कि जीवन को एक उड़ान भी दी। उनकी बहन ने मुझे कार चलाना सिखाया और मैं बड़ौदा की सड़कों पर उड़ने लगी।
मैंने अब ब्यूटी पार्लर जाना शुरू किया। रोहित तो मेरी सादगी के दीवाने थे। रोज दफ्तर में मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते और मैं बड़े धीरे से थैंक्स कहे मन ही मन बड़ी खुश होती। ऑफिस के सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहते और मेरे इर्द गिर्द सारे लोग घूमते। अब मैं सचमुच बड़ी हो गई थी और गाभिन और बेबी का भूत पूरी तरह से दिमाग से उतर गया था। एक दिन पाया कि गंजू सर मुझे एक अलग ही नजर से घूर रहे हैं। कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर इसे दिमाग का फितूर समझ निकाल फेंका। अब ऐसा बार बार होने लगा तो दिमाग से फेंकना भी दर्ददायी होने लगा। उनके देखते ही शायद दिल में कुछ होता था जो मैं समझकर भी नासमझ बनी रहना चाहती थी। ऐसी झंझनाहट तो राहुल के देखने पर कभी नहीं हुई और पता नहीं क्यों मुझे भी उनका देखना अच्छा लगता था और मुझे उस घूरने का हर सुबह बेसब्री से इंतजार रहता था। वो एक खुशनुमा संडे था। यूं तो ऑफिस बंद रहता था, लेकिन एक महत्वपूर्ण और न टाला जा सकने वाला काम था। गंजू सर को इस काम में मेरी जरूरत थी। मैंने भी झट से हामी भर दी। सर अपनी कार से घर पर ही लेने आ गए। मैंने खुले धुले बालों का एक ढीला जूड़ा बनाया और बसंती रंग का एक सलवार कुर्ता पहन लिया। अपने आप को जब आईने में देखा तो खुद से प्यार हो गया। बसंती रंग में मैं खुली खुली धूप सी लग रही थी। जैसे ही सर की गाड़ी का हॉर्न बजा, मैं दौड़कर बाहर चली आई। आज सर कार खुद चला रहे थे। ड्राइवर की भी छुट्टी थी। वॉचमैन ने ऑफिस खोल दिया था। मैंने और सर ने करीब 1 घंटे में काम कर लिया। सर पूरे समय मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। वॉचमैन को बुला ऑफिस बंद करा, घर की तरफ निकल पड़े। कार में मैं फ्रंट सीट पर सर की बगल में ही बैठी हुई थी। ठंड की वजह से कार के अंदर एक अजीब सी सिहरन सी थी जो मुझे आते समय नहीं लगी। ज्यों ही कार चली, रेडियो पर फरीदा खानम का गाना आज जाने की जिद ना करो बजने लगा। पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आई और दिल धड़ धड़ करने लगा। शायद मेरी सांसों की गर्मी सर भी महसूस कर रहे थे। अचानक एक जोर का ब्रेक लगा और मैं लगभग उनकी गोद में जा गिरी। फिर क्या था, मानो किसी ने आग में पेट्रोल डाल दिया हो। मेरा घर आते तक तो आग पूरी तरह से भड़क चुकी थी। घर पर उतरते ही मैंने आंखों से मौन आमंत्रण दिया। बस फिर जो हुआ वो जैसे पहली बार हुआ हो। मैं सीधे स्वर्ग पहुंच गई। जब भी मेरे और रोहित के शारीरिक संबंध हुए, हर समय बेबी हमारे बीच था। आज मैं जैसे जवान हो गई और ऐसा महसूस किया जैसे पहली बार किसी ने मेरा कौमार्य भंग किया हो। जब तक संभाल पाती खुद को तब तक तो बस जल्दी जल्दी कपड़े पहने। गंजू सर, जो मेरे लिए अब रोहित बन चुके थे, हंसते हुए कहा, ए हनी, तुमने उल्टी सलवार पहन ली है, सीधी करो। मैं भी हंसने लगी और दोनों ने साथ कॉफी पी। सर चले गए। उस दिन हुए हादसे का परिणाम आज पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के रूप में आया। जिंदगी ने एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब गाभिन होने को बेचैन थी, किस्मत रूठी थी और आज हालात रूठे हैं। चाह कर भी इस पेट में आए बेबी को दुनिया नहीं दिखा सकती। बार बार पेट पर हाथ फेर बेबी को प्यार किया और सीधे उस अजन्मे बच्चे की दुनिया समाप्त करने भारी कदमों से निकल पड़ी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।